बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बयानिया, मैं हूं उसामा तैयब। कोरोना से ही प्रोग्राम का आज भी आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसके ऊपर सूबों की अगर बात की जाए तो पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी के बाद से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को खोलने का ऐलान किया। किरायों में 20% कमी की बात की है। SOPs मुतारफ करवाए गए हैं। क्या इन पर अमल दरामद होगा नहीं होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस और बड़े शॉपिंग मॉल्स खोलने का भी फैसला कर लिया गया है। कोरोना के वार जिस तरह से जा रही हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, उसके बाद ये फैसला, इसके बाद की सूरत हाल क्या बनेगी। सिंध हुकूमत की अगर बात की जाए तो उसमें हम ये देखते हैं कि वहाँ के जो ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं उन्होंने काफ़ी बात की और वो कहते हैं कि सिंध में कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है, हम ट्रांसपोर्ट नहीं खोल सकते। इमरान खान साहब पर भी तनकीद की और ये भी कहा उनको कि आप थोड़ा सा अगर आपको खुद समझ नहीं आ रही तो किसी सियाने से मशवरा कर लें। ये भी कहा है कि आप लीड करें, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। इस वक्त सूबों को विफाक की जरूरत है। इसके ऊपर हम बात करें, सूबे एक पेज पर विफाक के साथ क्यों नहीं आ पा रहे। इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की वजह से। उसके बावजूद हम अगर हमारे जो बयानात हैं वो सिर्फ सियासत की हद तक है। इन बयानात के ऊपर बात की है शेख रशीद साहब ने और वो ये कहते हैं कि ऑपोजिशन को मैं ऑपोजिशन समझते ही नहीं हूं। मैं एक बयान जारी करता हूं तो एक बयान ऑपोजिशन की जानिब से आ जाता है, तो इसको मैं ऑपोजिशन नहीं समझता। तो बयान तो शेख रशीद साहब भी दे रहे हैं और बयान दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं, तो सियासत भी की जा रही है, प्रैक्टिकली कुछ नजर नहीं आ रहा। ट्रेनों के बारे से कहा है कि अभी तक चलने की इजाजत नहीं दी, अगर पीर तक ट्रेनें चलने की इजाजत ना दी तो रश को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। साथ साथ उन्होंने मुआवजा किया पूरी दुनिया के साथ कि पूरी दुनिया की ट्रेनें चल रही हैं, हमारे यहाँ पर उलट काम हो रहा है। नैब पर भी बात की है। नैब पर बात करते हुए कहते हैं कि ईद के बाद झाड़ू फिरेगा। न सिर्फ अपोजिशन बल्कि जो हुकूमती अरकान हैं, हुकूमती वज़रा हैं, नैब उनके गिर्द भी अपना शिकंजा कस लेगा, उनको भी टफ टाइम दिया जाएगा। नैब के तरमीमी बिल के अंदर बात करते हैं कि अगर नैब के बिल में तरमीम की जाती है, उसके जो कवानीन है उसमें तरमीम की जाती है, तो उससे ये मैसेज जाएगा कि हम वीक हो रहे हैं, लिहाजा मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा। ये हमारे आज के मौजूद होंगे, इसके ऊपर हम बादशाह की तरह नासिर नकवी साहब सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं, इत्शामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं। इत्शाम साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब सीनियर एनालिस्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बेट साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम के। नकवी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले नकवी साहब, शॉपिंग मॉल्स खोलना, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस खोलनी, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट खोल देना और SOPs मुतारिफ करवा देना, इनको इन SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए आप समझते हैं कि हुकूमत तैयार है? देखिए, हुकूमत का बयानिया तो यही है, लेकिन मसाइल कुछ और हैं। तजाद बयानी मौजूद है। पहले दिन से हुकूमत जो है कन्फ्यूज़ है इस मामले पे, और हुकूमत मैं वफाकी हुकूमत को कहता हूँ। सूबे अपने अपने फैसले कर रहे हैं और कोई बाद में किसी ने किया, कि पहले किया, किसी ने उसके बाद किया, लेकिन देखा सब ने लॉकडाउन किया था। जनाब एहतिशाम साहब हमारे साथ हैं, वो भी लॉकडाउन के ख़िलाफ़ थे, वो भी कर्फ्यू के ख़िलाफ़ थे, वो अब भी ख़िलाफ़ हैं। लेकिन ये चंद दिन नरमी की, उसका रिज़ल्ट आपके सामने आ गया। और जिस अंदाज में तादाद बढ़ रही है कोरोना की, वो एक बहुत बड़ी आजमाइश है हमारे लिए, इसलिए कि हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारे मसाइल ज़्यादा हैं, हमारे वसाइल नहीं हैं, और हम अल्लाह पर ईमान भी रखते हैं कि वही ताकतवर है, वही सब कुछ देने वाला है, और उसने अगर हमें रोक दिया, आजमाइश करने लगा, तो हम नाराज़ हो रहे हैं। हम सब और इस्तिकामत का मुजाहरा नहीं कर रहे। वाज़ेह है कि कभी वो कुछ दे के इम्तिहान लेता है, कभी वो कुछ छीन के इम्तिहान लेता है। उसने हमें आज़ादी दी, आदमजादों ने जो उधम मचाया पूरी दुनिया में, वो आपके सामने है। अब उसके बाद अगर ज़रा सी हमारी तनाबें खींची गई तो हम परेशान हो गए। हमें अपने वसाइल में रहते हुए ये सारे मामलात करने चाहिए। अभी जो नरमी की, उसका रिजल्ट जो आपके सामने आया, 200 जो ताजिर थे वो कराची में पकड़े गए, लाहौर में दुकानें बंद हुई, सैकड़ों दुकानें बंद हुई, सब जगह हुआ कि किसी ने मतलब आपके SOPs का कोई एहतराम नहीं किया। जब आपके यहाँ ये हालात हैं तो आप किस तरह उम्मीद रखते हैं कि आप ट्रेनें खोल देंगे तो लोग SOPs पे अमल करेंगे? आप बाकी मामला, हमारे यहाँ तो होता है कि ईद के वक्त में जब परदेसी बड़े शहरों से वापस जाते हैं तो बड़े शहरों की सड़कें वीरान हो जाती हैं, उसी तरह जिस तरह कोरोना के आपके लॉकडाउन में हैं। और लोग जो हैं परदेसी, जो घरों को जाते हैं, जो रोज़गार के लिए बड़े शहरों का रुख करते हैं, वो इस तरह उड़ के जाते हैं जिस तरह मुख्तलिफ मौसमों में परिंदे उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। और उसका हाल क्या होता है, जाने के लिए उनके लिए ट्रांसपोर्ट पूरी उस वक्त भी नहीं होती। जो ट्रांसपोर्टर हैं वो अपनी मनमानियाँ कर रहे होते हैं, अपने पैसे ज़्यादा ले रहे होते हैं, और जो हमारे मुसाफिर हैं वो गरीब लोग
पैसे बचाने के लिए छतों पे बैठ के जाते हैं, ट्रेन की छत पे भी बैठ के जाते हैं आज के जो मौजूदा दौर में, और बसों की छतों पर भी बैठ के। अब आप एसओपीज में कह रहे हैं कि ट्रेनों के अपने ट्रांसपोर्टर जो हैं वो अपनी खिड़कियां खुली रखेंगे बसों की। बसें जो हैं, इंटरसिटी बसें जितनी भी हैं वो ज़्यादातर एसी वाली हैं, और मौसम ने भी अब रुख बदल लिया है, उसका भी रंग जो है वो चेंज हो गया है, गर्मी है मौजूद। और जो एसी वाली बसें होती हैं, चाहे वो सर्दी में हो चाहे गर्मी में, वो गर्म हो या ठंडा करें, मामलात ऐसे ही होते हैं कि जो सामने उसके शीशे हैं वो ऐसे नहीं होता कि आप खोल लें। तो ये कहना है आप खिड़कियां खोल के रखें, आप एक सीट पे एक बंदा बिठाएं, जबकि आपको पता है ईद के दिनों में ओवरलोडिंग होती है, अपनी मनमानी होती है, मर्जी के लोग पैसे लेते हैं, मर्जी की जगह उतारते हैं, मामला बेतहाशा गंभीर हैं। लेकिन हुकूमत ने अपनी जान छुड़ाने के लिए कि ईद का मौका है, आप देखें ईद के बाद जो हाल होगा हमारा वो आपके सामने आ जाएगा। हम पहले दिन से जो बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे थे कि मुल्क को बंद कर दिया जाए, कर्फ्यू लगा दिया जाए, लॉकडाउन कर दिया जाए। हम ये कह रहे थे कोई ख़ास दिनों के लिए उसे बंद करके हुकूमत, अपोजिशन, सूबे तमाम सर जोड़कर बैठें और ऐसी पॉलिसी बनाएं जिस पर उसके बाद अमल करा सकें, जो नहीं हो सका। बिल्कुल ठीक है। तो शाम साहब ये बताइएगा, अभी नकवी साहब ने एक बात की तरफ इशारा किया है कि एसी बसों के शीशे नहीं खुलते। एक एसओपी ये भी है कि एक दरवाजे से आप दाखिल हो और दूसरे दरवाजे से आप बाहर निकल जाए। और एसी बसों का एक दरवाजा होता है, दो दरवाजे नहीं होते। एक सीट पर बिठाने की बात की है, वो कैसे पॉसिबल कैसे होगा उसको अफोर्ड करना, जबकि आपने 20% किराए में कमी का ऐलान भी कर दिया है। और ईद के ऊपर जैसे रश की बात की है तो उसमें तो किराए वैसे ही जो है वो मुंह मांगे लिए जाते हैं। तो इन चीजों पर अमल दरामद करवाना मुमकिन हो पाएगा? बेशक कल जो है वो बड़े कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं ट्रांसपोर्टर्स के साथ पंजाब हुकूमत के, लेकिन माजी में भी हमने ये देखा है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, मनमानी अपनी ही की जाती है। तो इस दफा की सूरत हाल मुख्तलिफ होगी? इत्तिशाम साहब। हेलो जी 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 इत्तिशाम साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, सामा आ रही है आपके पास जी। इत्तिशाम साहब, मैं सवाल आपसे ये किया था कि अभी एसी बसों की बात की गई थी, एक दरवाज़ा होता है, कहते हैं एक दरवाजे से आप चले दूसरे दरवाजे से बाहर आ जाएं, खिड़कियां उसके अंदर जो है वो खोली नहीं जा सकती, एक सीट पर एक बंदा बैठे, किस तरह से अफोर्ड करेंगे? 20% किराए में कमी का भी ऐलान किया है, ईद के रश की वजह से किराए जो है वो बढ़ाए जाते हैं। तो ये माजी में तो मुज़ाकरात होते हैं, कामयाब भी होते हैं, लेकिन मनमानी अपनी की जाती है, ट्रांसपोर्टर्स अपनी मनमानी करते हैं। इस दफ़ा की सूरत हाल मुख्तलिफ होगी? मनमानी का मैं जिक्र अभी आपसे करता हूँ थोड़ी तफसील के साथ। दो चीजें मैं पहले कहना चाहूंगा। एक बात उसामा, जिसपे पाकिस्तान की ओपोजिशन जो इंतहाई इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ है, वो भी ये बात मानती है, कंसीड करती है कि शुरू के 2 हफ्ते बल्कि 2.5 हफ्ते बड़ा कंप्लीट किस्म का लॉकडाउन पाकिस्तान में रहा है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सख्ती की गई, जैसे भी था टोटल बंद किया गया था। अच्छा, अब माजरत के साथ नासिर नकवी साहब के लिए मैं ये कहूंगा कि लॉकडाउन अब पूरी दुनिया ने फैसला कर दिया कि ये कोई सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, ना ही ये वर्केबल मॉडल है। दुनिया इसके वापिस आ रही है। ठीक है, किसी हद तक वो कहेंगे कि वहां उन्होंने बहुत लंबा किया था, हमने कम किया है, ठीक है ना। अब सवाल इस वक्त यह है कि जो अब आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, अभी देखें पीआई की फ्लाइट जो लंदन से आई है या बाकी जगहों से आ रही है, पीआई की फ्लाइट वहां से अगर वन साइड का सामा किराया पाकिस्तानी 80-85 हज़ार बनता था, वो दुगने से ज्यादा है। इसलिए कि पीआई के लोगों ने, पीआई के अमले ने या जो मैनेजमेंट है उन लोगों को कहा कि भी देखें, हमने 3 सीटों पे 2 लोगों को बिठाना है, लिहाजा एक आदमी का किराया मजीद जो है ना 2 लोग जो है ना वो एक्सेप्ट करेंगे कि वो फालतू देंगे, लिहाजा वो दुगना हो गया किराया। अब यही सवाल आ जाएगा जो आप सवाल कर रहे हैं। 2 चीजें पैदा होंगी। एक तो यह है कि ये जिस तरीके से माजरत के साथ जिन हालात में, अल्लाह में माफ करे, ये ईद हमें देखनी पड़ेगी। नॉर्मली आपने देखा छोटा बड़ा अमीर गरीब हर तरह के आदमी ने ईद के हवाले से जो है ना ईद मनानी होती है, दूर दराज इलाकों में जाना होता है। और ये कभी हमने तजर्बा नहीं किया कि जो सफर करने जा रहे हैं शकील साहब भले चीखते रहे ट्रेनें खोलें। अब मैं बड़ा हैरान हो रहा था, थोड़ा मुझे प्लेजेंट सरप्राइज भी हो रही थी कि जो कराची के सिंध के ट्रांसपोर्टर थे वो कह रहे थे कि जी बंद करें, हमने नहीं खोलना इसको। वो खैर उनके अपने तहफुजात हैं। देखिए, बज़ वर्ड ये है, सीधी सी बात यह है कि आपको यू विल हैव टू लिव विद दिस कोरोना वायरस फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। अब सारी दुनिया कह रही है, तो अब बिजनेस एज यूजुअल उसामा आपको वापस आना होगा, इसलिए कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अभी देखें लेटेस्ट फिगर जो आ गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट भी आ गई है, वो कहते हैं कि पहले 1.5 सालों में $33 ट्रिलियन का वर्ल्ड इकोनॉमी को नुकसान हुआ इसका।
ठीक है। और आगे चल के क्या होगा अल्लाह ना करे, वो कहते हैं कि अगर ये लॉकडाउन रहता है, अगर मेजर्स प्रॉपर नहीं लिए जाते बचाने के, वो और बात है। और अगर लॉकडाउन किए रखते हैं, कारोबार बंद रखते हैं, तो ये हाल तो लोग भूल जाएंगे 1930 का रिसेशन क्या होता था। तो सवाल ये है कि अब हमने बैलेंस करना है, असल चीज है उसामा, बैलेंस कैसे करना है, एसओपी से अमल दरामद कैसे करना है। हाँ, यहाँ मैं बात मांगूंगा, जिम्मेदारी मैं इल्जाम दूंगा हुकूमत पे कि हुकूमत ने सारी की सारी जिम्मेदारी अवाम पे डाल दिया कि जी वो अपने तौर पे अब सारे के सारे ये प्रोटेक्टिव मेजर्स दें, लेकिन अवाम नहीं लेंगे। दुनिया में भी आपने देखा मेजर नहीं लिए। आप देख रहे हैं लाहौर, अपना वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, बार्सिलोना में लोगों ने एहतजाज किया था कि जी हमें खत्म किया जाए लॉकडाउन, हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज हैं, हम कोई पुलिस स्टेट नहीं है चाइना की तरह, हम नहीं रह सकते। आप छोड़े इस बात को, मत दांती दिखाएं हमें कि मर जाएंगे, मर जाए तो मर जाए। देखें, एक हर आदमी का एक टेम्परामेंट होता है, एक हद तक आप रख सकते हैं किसी को, चले आप जबरदस्ती भी रख सकते हैं, 5 महीने चाइना वालों ने रखा। अब सवाल उसामा इस वक्त ये है कि गवर्नमेंट के पास कोई जिसको कहते हैं जादू की छड़ी नहीं है कि वो लोगों को खिला भी सके, कारोबार बंद करके निजाम हुकूमत भी चला सके, और फिर साथ साथ हमारा ये अपने इवन हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है ना, वो भी इस काबिल नहीं है कि वो हमने मामलात हमारे हेल्थ के देखे। तो ये तो बड़ा अक्यूट किस्म का, लेकिन एहतशाम साहब, उसमें एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए तो हुकूमत अपना रोल प्ले कर सकती है ना। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। इस हवाले से देखें मसला क्या हो रहा है, इस हवाले से चारों सूबे और मरकज जो है ना, वो एक पेज पे सही मानों में नहीं है। वो आज भी एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो आज भी देख लें सिंध वाला, अब देखें आके थोड़ी देर के लिए उन्होंने भी माना कि भी ये लंबा काम नहीं चल सकता, लिहाजा उन्होंने भी ओपन अप करना शुरू किया। अभी ये है कि हिकमत अमली तय नहीं हो पा रही लॉन्ग टर्म बुनियादों पे, क्योंकि पहले तो लग रहा था सामा कि ये 2-3 महीने तक खत्म हो जाएगा जी। अब तो आप देख लें, वो कहते हैं 2 साल तक तो ना तो कोई वैक्सीन सामने आनी है, ना ही कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट सामने आना है हेल्थ का। लिहाजा हमें एक ही तरीका रह जाता है कि किस तरीके से अपने आप को बचाना है। ठीक है सर, मैं वापस आता हूँ, मैं ब्रिगेड साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ। ब्रिगेड साहब ये बताइएगा कि अभी 2 रोज पहले, बल्कि 4 रोज पहले जब लॉकडाउन में नरमी की गई, मार्केट्स खोली गई, तो उसके 2 रोज बाद ही हमने देखा कि लाहौर की बड़ी मार्केट्स उनको बंद करवा दिया गया, कराची के प्लाजा बंद करवा दिया गया। आज फिर हम सर ये देख रहे हैं कि पंजाब ने शॉपिंग मॉल्स खोलने का ऐलान कर दिया है। कल बड़ी अच्छी बात की नकवी साहब ने कि शॉपिंग मॉल्स वालों ने कहा कि जी हम एसओपीज का ज़्यादा ख्याल रखेंगे, आम दुकानें नहीं रखते। सर ये एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करवाना ज़ाहिर की हुकूमत की जिम्मेदारी है, अवाम उस तरह से बाशऊर नहीं है। सर कैसे मुमकिन हो पाएगा कि हम कोरोना जो है वो उसके ऊपर काबू पाने के लिए कम से कम एसओपीज को इतना स्ट्रॉन्ग करके उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी रेट जो है वो एक होता और पावर की इतने होते हैं, तो फिर मैं आपसे हुकूमत है अपना एसओपी को करने में उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात में ये नहीं होता। आइडियल कंडीशन जो आप नहीं होंगी, आप के अभी बात होगा कि हर शख्स जो बात करेगा वो भी उसको भी बेहतर आता है, तो शायद वो अच्छा होगा। जो डेली केसेस है, जो डेली शायद उसमें भी कुछ बहुत मामला को होता है। ऑडियो का इशू आ रहा है, मैं चेक करवा तक मैं नकवी साहब की तरफ बढ़ता हूँ, वापस आपकी तरफ आऊँगा। नकवी साहब, बात वहीं पर आती है जैसे अभी बात की एहतशाम साहब ने हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर उसकी बात की है कि हमारी फैसिलिटीज़ हमने वो भी देखना है। सर डॉक्टर्स जो दुहाइयाँ दे रहे हैं कि लॉकडाउन में नरमी ना करें, हम ये जंग लड़ रहे हैं, हम उनकी नहीं सुन रहे, वो डॉक्टर्स खुद इस वक्त कोरोना का शिकार हो रहे हैं। तो सर बात ये कल मैंने बताया था आपको कि महकमा सेहत के जो लोग हैं फेडरल में, वो अपने इनामात ले चुके हैं, फालतू तनख्वाहें ले चुके हैं, लेकिन डॉक्टर जो लड़ रहा है वो खुद बीमार हो रहा है। वो कह रहा है हमें हमारी सहूलतें दो ताकि हम इस जंग में हरावल दस्ता बन के लड़ते रहे। हम सिर्फ उन्हें सलूट मार रहे हैं, कहीं एक हाथ से सलूट मार रहे हैं, कहीं 2 हाथ से सलूट मार रहे हैं, हम वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन उनके मसाइल समझने को तैयार नहीं है। एहतशाम साहब जो बात कर रहे थे वो बात करें जर्मनी की, अमेरिका की, बार्सिलोना की, फलाना ये वो, हमारे मसाइल और हैं, हमारे वसाइल और हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि लॉकडाउन हमेशा के लिए कर दें, 6 महीने के लिए कर दें, साल के, ऐसा कभी दुनिया में नहीं हो सकता। लेकिन
मैं ये कह रहा हूं कि अगर शुरू में ऐसा कर लिया जाता, मजाक ना बनाया जाता। अब देखें, अभी कल वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें इसके साथ ही रहना पड़ेगा, तो ये हौसला पहले से देते हैं वज़ीर साहब, ये कहते हैं वज़ीर आज़म साहब कि जनाब ये हमें इसके साथ रहना पड़ेगा, हम एड्स भी तो दुनिया में बर्दाश्त कर रहे हैं, अब तक भी देख रहे हैं, पता ही नहीं था दुनिया में सर, पता कभी भी नहीं होता, पता, मेरी बात सुने, मेरी अर्ज सुने, मेरी अर्ज सुने, बोला जो आए हैं, मेरी अर्ज सुने, बात दुनिया का निजाम जो है ना, वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है ना, वो भी नाकाम हो गई ये कुछ टाइम लाइन देने में, और उन्होंने पहली मरतबा ये कहा है अच्छा, आजमाइश और बहरान जो है बता के आते हैं एहतिशाम साहब। देखिए, अब ये तो फिर अल्लाह की बात है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये तो किसी को भी नहीं पता था। मैं दुनिया की बातें कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ किसी को ये पता नहीं था सर, कोई दुनिया का कोई नहीं, लेकिन सुपर पावर जमीन पे आ गई, करते हैं सर। सुपर पावर जमीन पे आ गई तो हम और आप क्या चीज है, आ गई ना। जब बहरान होता है, जब आफत आती है, जब आजमाइश का वक्त होता है, मैंने अर्जी यही की और शुरू यही किया कि अल्लाह ताला जो है कभी कुछ दे के इम्तिहान लेता है, कभी कुछ ले के इम्तिहान लेता है। उसने जो हज़रत इंसान को दुनिया में भेजा है, तो उसने ये ज़रूर कहा कि इस दुनिया को तकसीर करो, लेकिन उसने सारी चीज़ें दी हैं, तो आप इंसान को गलती का पुतला भी तो बनाया है, उससे गलती भी तो हो सकती है। क्या कहाँ पे वो बारूदी सुरंग बिछी हुई थी, तो बहुत बड़ा अस्करी जो मार्का आराई का माहिर होता है, बाज़ औक़ात वो भी उस टाइप में निकल जाता है और उसकी भी टांग जो है वो बारूदी सुरंग का शिकार हो जाती है। मामलात जो हैं वो इंसान के साथ थे, जब इंसान के हवाले किया गया। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम अमेरिका की, भाई पूरी दुनिया की मुआशी मामलात ख़त्म हो गए, पूरी दुनिया का असला रखा रह गया, पूरी दुनिया की सुपर पावरी जो है वो ज़मीन पे आ गई, ज़मीन बोझ हो गई, तो हम और आप क्या हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें अपने बच्चों को, अपने बंदों को, अपने लोगों को, ये हर हुकूमत की जिम्मेदारी है जानो माल की हिफाजत करना। और जानो माल की हिफाजत के लिए उसामा का सवाल भी ये था आपसे कि आप ये बताइए कि क्या SOPs जो हैं वो बसों के में इस्तेमाल हो सकेंगे, क्या हमारी ट्रेनों में इस्तेमाल हो सकेंगे, जहाँ तरक्की याफ्ता मामलात हैं, जहाँ वसाइल ज़्यादा हैं, जहाँ की ट्रेनें बहुत अच्छी हैं, वहाँ के मामलात और हैं, हमारे जो मामलात हैं वो और हैं। हमारे मामलात इसका हल ये है कि लॉकडाउन करके ऐसी रोक दी जाए इंडेफिनिट पीरियड। नहीं, मेरा ख्याल नकवी साहब ने कहा कि वो इस हद में नहीं है कि लॉकडाउन की जान साहब नहीं, बात नहीं मेरी साहब, वो माजरत चाहता हूं मैं जी। नकवी साहब मेरा ख्याल है कि ये कह रहे थे कि अभी उन्होंने कहा है कि मैं भी नहीं कहता कि 6 महीने साल जो है मेरा, नकवी साहब SOPs के ऊपर ही बात करें ना, अब हम के SOPs होने चाहिए। देखिए SOPs जो है ना, उस पर अमल कराना हुकूमत का काम है, इसलिए जानो माल की हिफाजत हुकूमत की। जी अच्छा, मैं एग्री करता हूँ कि जब तक के कोई मौसर वैक्सीन नहीं आती, बेहतरीन तरीका, बेहतरीन हिकमत अमली मुशावरत से हो सकती थी जो नहीं हुई। नहीं, चलो उसको छोड़ दें। इसका बेहतरीन तरीका यही है, इसके बचने का हिकमत अमली यही हो सकती थी कि हम प्रोटेक्टिव जो है ना वो मेजर्स जो है ना वो इस पे लिए जाए, ठीक है ना। वो हमने उस तरीके से नहीं लिए, वो लेने की जरूरत है, इसमें दो राय नहीं है। इसमें हुकूमत सख्ती करे, इसमें हुकूमत जो, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जब ये बात कर रहे होते हैं तो वो मुझे भी लगता है कि जब वो बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस करते हैं आम आदमी के हवाले से और दिहाड़ीदार के हवाले से, तो वो लगता है यही कि भाई ये जिस तरह अशराफिया भी कह के उन्होंने, मैं समझता हूँ गलत किया था ये कहना कि जी अशराफिया करवा दिया, तो वहां से तो बताएं मुझे अशराफिया कौन है, ठीक है ना। अच्छा चले, गरीब के नाम पे सर, गरीब के नाम पे तो हमेशा सियासत हुई है। वो एहतिशाम साहब ने बात ठीक कर दी है कि आपको भी पता है, हमें भी पता अशराफिया कौन है। अब उसको बात ये सबको पता है। अब एक चीज बस मैं कहूँ, फिर नासिर अपनी बात भी मुकम्मल करें। देखिए मसला बाहर की दुनिया का यहाँ की दुनिया के नहीं है उसामा। आप देख लें कि दुनिया के सारे मफलूजे, सारे एस्टीमेट, सारे तिब्बी जो बड़े बड़े माहिरीन हैं, एक मिनट के लिए मैं मजहब के हवाले से बात नहीं कर रहा, वो तो आप जो बात कर रहे हैं अल्टीमेटली तो अल्लाह के पास है सब कुछ। देखिए वो ये कहते हैं कि हमें टाइम लाइन का पता था जब ये मार्स आया, सार्स आया, इबोला आया और स्पेनिश फ्लू आया, सबकी चीजें, लेकिन वो कहते हैं कि पहली मर्तबा ये हुआ। ये ठीक है जो नासिर बात कर रहे हैं कि उनकी कैलकुलेशन अल्लाह की तरफ से भी गलत हो गई। वो आप पहले कहते थे कि ये मामला मैक्सिमम सितंबर अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि जी 2021 और 2022 में, और एज वी स्पीक वो कहते हैं कि ये अगर कोई वैक्सीन इजाद हो भी जाती है तो वो जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया को 2 साल के अंदर अंदर ये लग भी जाए। लिहाजा कैलकुलेशन जब उनकी जो है ना मिस कैलकुलेशन में बदल गई तो सारी दुनिया ने अपने सारे मामलात को रिव्यू किया। ठीक है, उनके हालात कुछ और हैं, उन्होंने थोड़ा अर्सा रखा वेस्ट और अमेरिका ने। हमारे यहाँ के जो हालात हैं उससे भी ज्यादा खौफनाक है। देखें बार बार वही एक बात आती है कि भी आप देखें, खुदा ना खास्ता जो लोग इस वायरस से मरेंगे उससे 4 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा भूख से मर जाएंगे अगर हम इस पे बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं।
हाँ ठीक है तो हर सर, एक मैं आता हूं सर। ये है कि खौफनाक सख्त तीन किस्म का इस पे एसओपीज बना के अमल दरामद कराया जाए। जैसे कुछ मुल्कों में तो $1-1 लाख भी मैंने देखा है, किसी मुल्क में मैं पढ़ रहा था $1 लाख जुर्माना होगा जो इनकी खिलाफ वर्जी करेगा एसओपीज की। बिल्कुल तो ठीक वहां के मेजर लेने बड़े जरूरी है जी। अच्छा, ये तो इसमें नकवी साहब आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, मेरी कल बात हो रही थी एहसानुल्लाह खान साहब से सऊदीया के अंदर। सऊदीया ने तो ये किया है कि जो ईद की छुट्टियां हैं इसके अंदर लॉकडाउन बहुत सख्त कर दिया है और उसके साथ साथ जुर्माना रख दिया कि अगर फैमिलीज भी आपस में मिलेंगी तो पाकिस्तानी 4 लाख के करीब उनको जुर्माना पे करना पड़ेगा। तो इस हद तक ये जो है वो चीज़ें सख्त हो रही हैं। नकवी साहब, सवाल आपसे ये है, एक दफ़ा पहले भी मैंने बात की थी कि हम जब एसओपीज बनाने की बात करते हैं या जब हम इंडस्ट्रीज़ खोलने की बात करते हैं तो हम इंटरडिपेंडेबल इंडस्ट्रीज़ उनका ख्याल नहीं करते। इस वक्त भी मैं सर आगे बढ़ के बात कर रहा हूँ कि चलें हम सारे इस बात पे एग्री हैं कि हम ज़्यादा देर तक लॉकडाउन जो है वो उसका मुतहम्मल नहीं हो सकते, तो हमने अभी बाकी इंडस्ट्रीज़ भी खोलनी है। अभी तो ये सर कुछ परसेंटेज है जिन इंडस्ट्रीज़ को हम खोलने की बात कर रहे हैं। अभी तो बहुत सी इंडस्ट्रीज इनको खोलना, अभी ऑटोमोबाइल जो है वो मंडे को खुल रही है। अच्छा, ऑटोमोबाइल खुल जाएगी, ट्रैकर वाले नहीं खुलेंगे, इंश्योरेंस वाले नहीं खुलेंगे, जो इंटरडिपेंडेबल इंडस्ट्रीज हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पेस्टिसाइड खुल गई, बाकी इंडस्ट्रीज खुल गई तो बोतलें नहीं खुल रही, सैनिटाइजर बन रहा है तो बोतलों की फैक्ट्री जो है वो नहीं खुल रही। तो सर इसके ऊपर जो है वो फोकस नजर क्यों नहीं आ रहा हुकूमत का? ये सवाल मेरा नकवी साहब आपसे है, लेकिन मुझे ब्रेक की कॉल आई है, ब्रेक से वापस आते हैं, मैं इस पर आपसे पूछता हूँ। एक शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रखिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नकवी साहब, सवाल मैं आपके लिए छोड़ के गया था लेकिन ब्रिगेड साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। मैं पिछली गुफ्तगू को समअप करते हुए उनसे फिर वापस आपकी तरफ आता हूं। ब्रिगेड साहब, मुझे ये बताइएगा, एसओपीज पर अमल दरामद के हवाले से आप बात कर रहे थे, ऑडियो का इशू आ गया था, प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। जी ब्रिगेड साहब, एसओपीज आइडियली जो है वो गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती और गवर्नमेंट को एक मिडिल लेवल पे आना पड़ेगा। ये जो उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला या निकाल रहे मास्क का, ये आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है जी। तो अगर वो इतने इन्फोर्स कर लें कि जो लोग बाहर निकलेंगे वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते टोटली, वो थोड़ा बड़ा ही चलेगा। आपको पता है हमारे एजुकेशन लेवल, हमारी लिटरेसी रेट, पॉवर्टी लेवल, वो तमाम चीजें अगर आप सामने रखें तो वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको आप बड़ा मुश्किल एनफोर्स करना। आपने पिछले चंद दिनों में देख लिया है पाकिस्तान के मुख्तलिफ मार्केट में क्या हालात रहे हैं। और अभी आगे अगला हफ्ता जो चांद रात से पहले और ईद से पहले जो अगला वीक आ रहा है, मैं देख रहा हूँ उसमें और बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलेंगे, मार्केट में आएंगे। तो लिहाजा ये ना एक्सपेक्ट करें आइडियल सिचुएशन ये नहीं होने लगी। हाँ, अब मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। देखें, इस वक्त मुल्क की जो गवर्नमेंट की हिकमत अमली है वो बड़ी क्लियर है, लिविंग विद कोरोना। अब हमें खुद मैनेज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ठीक है, वो टेस्टिंग भी करेगी, वो अपना वेंटिलेटर भी बन रहे हैं पाकिस्तान में, मास्क भी बन रहे हैं पाकिस्तान में, और जनाब क्वारंटीन और ये तमाम चीजें हो रही है, हॉस्पिटल में टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है। लेकिन अब जिम्मेदारी ज्यादा पाकिस्तान के अवाम पे है कि वो कितना हद तक अपने आप को कोरोना से बचाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और जिसको हर्ड इम्यूनिटी हम बोलते हैं कि जनाब 22 करोड़ अवाम जो है, अब मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया है कि अभी हम 0 इन्फेक्शन रेट नहीं कर सकते, 0 डेथ रेट नहीं होगा। हर हालत में इन्फेक्शन भी होगी बाई द 100 में भी ना बढ़े या डेथ अल्लाह ना करे कि जिस तरह बाद में हुआ है कि 2-2 हजार रोज की, 3-3 हजार रोज की। ठीक है, 2 दर्जन 2.5 दर्जन अगर इतनी होती रहती है तो शायद गवर्नमेंट भी कहेगी कि इसका मतलब ये कि मामला कंट्रोल में है। तो मैं ये सिर्फ कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि लिविंग विद कोरोना ये आपकी नई नेशनल हिकमत अमली है, नेशनल बज़वर्ड है, और हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वैक्सीन आने में बड़ा टाइम लगेगा। वैक्सीन पे भी आपको पता बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज है जो हम सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं, जिसका लोग बातें कर रहे हैं। हाँ, एक अच्छी बात है कि यहाँ पे सेरोसॉस को, उनकी लेबोरेटरीज को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, वो जो खास मेडिसिन है जो ये अब तैयार करेंगे और पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट करेंगे। तो चाइनीज आपकी मदद कर रहे हैं और मुल्क आपकी मदद कर रहे हैं। इससे ज्यादा नहीं होने लगा। गवर्नमेंट के पास देखें, शाम साहब ने सही कहा था, गवर्नमेंट के पास, रियासत के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो 22 करोड़ अवाम को रोज
नहीं सर, हम नहीं कहते कि गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि एसओपीज पर अमल दरामद करवाया। नहीं हो सकता उसामा, नहीं हो सकता। एसओपीज पर अमल दरामद भी नहीं हो सकता, एसओपीज पर अमल दरामद भी नहीं हो सकता। देखिए आप कितने लोगों को पकड़ के जेल में डालेंगे साहब, आप जानो कितने माल लोगों की को हिफाजत। सर आप फाइन करेंगे ना, जिम्मेदारी सर आप फाइन करेंगे ना, आप 10 लोगों को फाइन करेंगे तो 1000 लोगों को एक दफा कान हो जाएंगे कि हमने ये हरकत नहीं करना। मैं मानता हूँ, देखें जो मार्केटें कुछ बंद की हैं लाहौर में, उनके कंप्यूटर इफेक्ट तो होगा, क्योंकि अगले हफ्ते बहुत बिजनेस होना है, लोगों के पास पैसा, लोगों ने पैसा शॉपिंग भी करनी है, करें सर, जरूर करें, बिस्मिल्लाह। तो होगा क्या, तो अब जो मार्केटें बंद हुई हैं वो चाहेंगे कि जनाब हम जो मर्जी कर लें, वो उनके पैरे पड़ जाएंगी कि हमें खोलने पे हम। राइट सर ठीक है सर। मुझे सर नकवी साहब नैब पे आने से पहले जो सवाल मैंने आपको छोड़ा था कि इंटरडिपेंडेबल इंडस्ट्रीज उनको खोला नहीं जा रहा, उसके साथ साथ जो है वो होमवर्क नजर नहीं आ रहा किसी किस्म का, अभी चंद परसेंट है ये इंडस्ट्रीज की, बाकी इंडस्ट्रीज तो जब हम आएंगे तो उस वक्त क्या बनेगा? बात तो यही है कि जो मामलात हैं उस पर होमवर्क नहीं हुआ। मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, अब भी यही कह रहा हूँ, अगर होमवर्क करके मुश्तरका मुशावरत से सारे सूबे मिलके एक सतह पे होते। लेकिन हमारी कौमी यकजहती का मसला था, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि कौमी यकजहती होनी चाहिए, बातें हम बड़ी कर रहे हैं और हम सियासत भी साथ साथ कर रहे हैं, और सियासतदान तो ये कह रहे हैं कि सियासत हमारा हक है, हमारा काम ही यही है सियासत, कारोबारी यही है सियासत, तो हम सियासत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। मसला ये है कि जब तामीराती आप इंडस्ट्री को खोला आपने, तो उसके साथ जितने भी उसकी मुल्हका जो मामलात हैं उनको सीधा करना चाहिए था। मिसाल के तौर पे कि मजदूरों ने वहाँ तक पहुँचना है, मिस्त्रियों ने वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ लेबर ने सामान लेके जाना है, तो आपने ट्रांसपोर्ट वगैरह उसका इंतजाम ही नहीं किया, वो जाएंगे कैसे, वो क्या होगा, ये सारी चीज़। अब हुआ क्या कि जब तामीराती इंडस्ट्री खुल गई तो जो लोहा और बाकी चीज़ें जो ज़रूरत की थी, फलाना, तो वो हमें ब्लैक में हमारे लोगों ने लेना, पिछली गली से लेना पड़ा। तो मामलात यही हुए कि आप जो है सारे मामलात पे मुशावरत करके एक मजबूत पॉलिसी बनाते हैं तो मामलात कुछ और। मिसाल के तौर पे अब ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि ये एसओपीज़ पे अमल नहीं हो सकता, तो माफ़ी चाहता हूँ, फिर आपकी हुकूमत क्या है, आपकी हुकूमत की रिट क्या है, और आपने एसओपीज़ बनाए क्यों हैं, आपने किसकी मुशावरत से बनाए जिस पर अमल ही नहीं हो सकता। मैं ये कहता हूँ, मेरी बात सुने, ब्रिगेडियर साहब मेरी बात सुने, ब्रिगेडियर साहब मेरी बात सुने, तामुल से मेरी बात सुने। बात यह है कि देखें, अगर मिसाल के तौर पर हुकूमत जिम्मेदारी कबूल करते हुए और ये कह दे कि 60 साल से ऊपर वाले लोग जो हैं वो बाज़ारों में नहीं निकलेंगे, 2 माह बड़े ख़तरनाक हैं, बच्चों के स्कूल आपने बंद किए इसी बेस पे कि बच्चे ज़्यादा जो है मुतासर होंगे, तो 2 पार्टियाँ तो हो गई। तीसरी चीज़ ख्वातीन की आती है जिन्होंने बाज़ारों में निकलना है और मैं शॉपिंग करनी ईद की। और ये भी तो बताएं कि अल्लाह ना करे अगर ये ईद जो है आप कर लेंगे और बाद में आप ना हुए तो अगली ईदें कौन करेगा, ये भी तुमको समझाएं। ठीक बात, ये आखिरी जिंदगी की नहीं है, अल्लाह ताला ईदें बहुत सी देगा आपको, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। बिल्कुल। एहतशाम साहब, नैब पे मुझे जाना है, आपसे सवाल करना है, लेकिन उसी के साथ साथ नैब की तरफ जाते हुए शेख रशीद साहब ने जो ट्रेन की बात की है, शेख रशीद साहब एक नया जो है वो आपको पता चीज़ हमेशा लेकर आते हैं, कहते हैं पूरी दुनिया में ट्रेनें खुल गई हैं जनाब, हमारे यहाँ पे ट्रेनें खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही, हुकूमत से 5 मिलियन भी मांग ली है उन्होंने। अच्छा, ये इस पे बात कर लें, फिर उसके फोन पर हम सर इस पे बात करते हैं, ये जो इन्होंने बात की थी नैब के हवाले से शेख रशीद साहब ने। देखिए समय शेख रशीद साहब के बारे में तो आप और मैं तो छोड़ दें, जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी सीरियस ऑब्जर्वेशन आई थी, और आपने देखा कि उनके होते हुए तकरीबन 102 या 103 हादसा हो चुके हैं रेलवे के, और उन्होंने ये कहा था हम तवक्को करते हैं कि आप रिजाइन कर देते। उन्होंने कहा कि जी आप मुझे हुक्म देते मैं रिजाइन कर दूंगा। देखिए सवाल है कि शेख रशीद साहब का इसका प्रॉब्लम यह है कि उनका महकमा बड़ी मुश्किल से 2-3 महीनों में थोड़ा सा बेहतर हुआ था। उन्होंने कोई नई ट्रेनें, कुछ पैसा उन्होंने ज्यादा ले लिया अपने फेडरल गवर्नमेंट से मामलात को बेहतर करने के लिए। अब हर चीज उनकी स्टैंड स्टिल हो गई है। मतलब अब देखें, हिंदुस्तान जैसा मुल्क जहाँ का कहा जाता है कि उनका रेलवे दुनिया का सबसे टॉप क्लास प्रॉफिटेबल जो है ना वो अदारा है, वो भी जमीन पर लग गया इन दिनों में। ठीक है, तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। तो वो शेख रशीद साहब ने अपना महकमा भी बचाना है, और बार बार सब तरफ वो बात कहते हैं कि जी कारकर्दगी की बुनियाद पे ये होगा, दोनों तरफ नैब खेलेगा, तो नैब फिर इस तरीके से तो आ जाएगा। नैब नहीं खेलेगा तो कोई और तो कहेगा ना कि जी आप अपनी कारकर्दगी की बताएं। उससे बैठते पीएमएलएन के लोग कहते हैं कि जो बेहतर काम था रफीक ने आज रेलवे मिनिस्टर किया था, आपने बड़ा कर दिया आके लेके। तो मैंने कहा शेख रशीद को डेस्परेट है में कि ट्रेनें खोली जाए। वो उन्होंने खास तौर पे, आपको याद है पिछले दिनों फ्रेट ट्रेन भी बढ़ाई थी, किसी तरीके के रेलवे की इनकम बढ़े, वो भी इनकम नहीं बढ़ पाई। तो अपना जस्टिफाई करना अपने महकमे का, उसे और महकमा को मिल नहीं रहा। अगर से 90% वो अपने महकमे के अलावा
आपने देखे बात को और कर रहे होते हैं, 10% मुश्किल से अपने नाश्ते की बात करते हैं, वरना वो सियासत की बात करते हैं, नाच की बात करते हैं। वो शहबाज शरीफ के बारे में कहते हैं वो तो मेरी पार्टी का आदमी है, वो उससे बैठ के ये कहते हैं कि जी आप देख लें उसके बाद नैब टार्जन बन के सामने आएगा, गवर्नमेंट के लोग भी पकड़े जाएंगे। अब ये पता नहीं किसकी जुबान बोलते हैं, पकड़े जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हमने तो देखा है कि ये बिल्कुल वही बात होती है कि यार आप कुछ करके दिखाए, होता कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली तो ये जो जिसको कहते हैं ओपोजिशन के खिलाफ ही सारा का सामना मामला चल रहा होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि शेख रशीद साहब का कोई इतना बड़ा इस हवाले से स्टेक उनके है, उनके स्टेक नहीं है। अब देखना पिंडी की 2 सीटें जो वर्चुअली मैं कहूंगा कि वो PMLN की सीटें हैं, एक उन्होंने ले ली, एक अपने भतीजे को ले ली, वो PTI का टिकट हफीज राशिद हफीज जो उनके भांजे हैं तो उनको उन्होंने दे दी है लेके PTI के टिकट पे इलेक्शन लगा के। तो मेरा ख्याल है उन्होंने तो अपनी एक मुद्दत के बाद उनको ये हुकूमत मिली है, वो गवर्नमेंट में आए हैं। शायद अब अगली दफा उनके लिए कुछ आस भी ना हो, क्योंकि लोग तो कहते हैं शायद तो PTI का नहीं है, ये हमेशा से दोनों सीटें जो है ना। सर नैब क्या करने जा रही है, एहतशाम साहब नैब पे करने जा रही है, ये जो शेख रशीद साहब कहेंगे ईद के बाद नैब झाड़ू फेरेगा। देखिए बात यह है कि नैब के बारे में नैब झाड़ू फेरेगा ही नहीं फेरेगा। एक चीज तय हो गई है कि जब से नैब का ऑर्डिनेंस लैप्स हुआ है, जो कहा जाता था कि जी नैब के दांत निकाल दिए गए, वो अभी अपने दांत तेज कर रहे हैं जब तक कि नया ऑर्डिनेंस आ नहीं जाता। तो जो हुकूमत ने प्लान किया था कि जी ठीक है इसमें ब्यूरोक्रेसी को और बिजनेसमैन को निकाल दिया जाए, सिर्फ जो है ना इसमें सियासतदान ही आएंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये गवर्नमेंट को या नैब को अपनी साख बरकरार रखने के लिए जब तक ये वाकईतन ये बाकी जो गवर्नमेंट में लोग भी हैं जिनके खिलाफ बड़ी सीरियस नोयत के इल्जाम है, अब तो आप देख लें चीनी और आटा, उसके बाद IPPs और फिर जो 250 रुपए के जो कर्जे माफ कराने वाले हैं वो भी आप देख लें गवर्नमेंट में भी लोग बैठे, ओपोजिशन में ही बैठे हैं। लेकिन एज वी स्पीक जानदारी की बात यह है कि ये नैब जो है ना वो सब कुछ जो कर रहा है अपोजिशन के खिलाफ कर रहा है, अपने लोगों के खिलाफ। सिर्फ एक आदमी के खिलाफ किया था, वो नकवी साहब मुझसे ज्यादा जानते हैं अलीम खान के खिलाफ क्यों किया था और फिर क्या वजह हुई कि अलीम खान को दोबारा उनको वहां पे लाना पड़ा जहांगीर तरीन के आउट होने के बाद। तो मेरा ख्याल है शेख रशीद साहब का नुक्ता नजर इस हद तक तो है कि नौकरी मिली और क्या कहते हैं उनको वजारत उनके पास ही रहेगी, लेकिन साथ साथ अनऑफिशियली वो प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्समैन भी दिखाई देते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं जो एक जमाने में वज़ीर इत्तलात रहे हैं ना सर, तो वो वज़ीर इत्तलात रहे हैं ना, तो फिर वो थोड़ी सी आदत तो है उनको आदत की, और वो ये भी साबित करना चाहते हैं कि जो ना कोई अपना चीफ स्पोक्समैन नहीं हो सकता। जब ब्रिगेडियर साहब मुस्कुरा रहे हैं इस बात है, ब्रिगेडियर साहब नैब दोबारा से एक्टिव नजर आ रही है और नैब जो कानून है उसके अंदर तरमीम के हवाले से शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं कि मैं तो फेवर इस हवाले से नहीं करूंगा। तो सर आने वाले दिनों में क्या फ्यूचर देख रहे हैं अपने आप का? देखिए पहली बात यह कि मोहतरम शेख रशीद साहब को चाहिए कि वो नैब के स्पोक्समैन न बने और वो नैब के इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लोग जस्टिफाइड है खासकर ऑपोजिशन वाले ये पूछने में कि शेख साहब को कैसे मालूम है कि ईद के बाद नैब जो है वो टार्जन होगा दोनों साइडों पे, और इस किस्म की बातें। और ये शहबाज शरीफ साहब की जो वो बातें कर रहे हैं कि ये ईद के बाद पता नहीं क्या होने वाला है, बेशक जो मर्जी हो, लेकिन ये मैं समझता हूँ बड़ी गैर मुताबिक किस्म की स्टेटमेंट है, शेख रशीद साहब को नहीं देनी चाहिए, पहली बात। दूसरा ये है, देखें नैब ने हमें बड़ा मायूस किया है, चेयरमैन नैब ने हमें बड़ा मायूस किया है कि, और शहजाद अख्तर साहब ने ये आके मीडिया ट्रायल करते हैं। शहजाद अख्तर साहब रोज वो कहानियां सुनाते हैं TTC और वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सॉलिड प्रूफ और मनी ट्रेल की, और 2-2 घंटे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। भाई बात ये है कि हमें मीडिया ट्रायल नहीं चाहिए। हम ये कह रहे हैं पाकिस्तान की अवाम कि नैब जो है वो जितने ये पेंडिंग केसेस हैं मेगा स्कैम्स के, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ और ये बाकी शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली, भाई डे टू डे हियरिंग्स करें एहतसाब अदालत में। सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि वो इन केसेस की मॉनिटरिंग करे जिस तरह उन्होंने पनामा में किया, और ये मेगा स्कैम का जो केस है अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, ताकि ये मामला आगे चले। अभी एक स्टेलमेट चल रहा है, एक पैटर्न के मुताबिक हम देख रहे हैं कि लोग बेल लेके फारग हो गए। यहाँ तक सूरत हाल खराब हो गई है कि राजा परवेज अशरफ साहब जिनका 7 साल से केस चल रहा है, कितने रेंटल पावर प्लांट के केसेस हैं, वो अब बरियत की एप्लीकेशन दे रहे हैं। नौबत इधर तक आ गई है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें मीडिया ट्रायल नहीं चाहिए, लोग रिजल्ट मांगते हैं। लोग कहते हैं भाई ट्रायल डे टू डे करो और हमें बताओ कि ये कन्विक्टेड है या ये आदि बरी हो गया है। कन्विक्शन नहीं हुई 2 सालों में जी, सिर्फ नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन हुई और वो भी एहतसाब अदालत में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर किया और वो भी 1 साल लगा। मेरे कहने का मतलब ये कि एहतसाब का ये सारा एक किस्म का, और मुझे तो थोड़ा सा शक पड़ने लग गया है
कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और बाकी बगैर साहब, इसका मतलब है कि आप भी मायूस नजर आ रहे हैं। आप तो मैं मायूस हूं, आप मुझे तो बहुत मोराल आपका हाई होता था हमेशा हुकूमत के बारे में बात करते हुए और खासकर नैब के बारे में बात करते हुए। ये पहली दफा देख रहा हूं मैं 1.5 साल में। इंजीनियरिंग की बात भी जो है अब वो अपील करनी लगी है कि ये को खास डिजाइन के तहत ऑपोजिशन के लोगों को पकड़ा जा रहा है। हमजा जो है उसको 1 साल से जेल में रखा हुआ था। आप मुझे बताएं उसका केस कितने तक पहुंचा है? आज की बात 2 साल से जेल में है। नैब में तो आप रहे ना, आपने बताना है कि क्या मसाइल है उनको, किस लिए जो है वो इतना देर लगी है। नकवी साहब, मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ। नकवी साहब, ब्रिगेडियर साहब जो है, ब्रिगेडियर साहब तो आज कभी खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं, कभी एकदम मायूस हो जाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बात ये है, और एहतशाम साहब आपसे भी अर्ज कर रहा हूँ कि वो अशराफिया जिसने ज़बरदस्ती लॉकडाउन करा दिया था, या मसले वज़ीर आज़म साहब ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑर्डिनेंस जब आया था, सदारती ऑर्डिनेंस नैब के हवाले से, जब उसके दांत निकाले गए थे, तो अब उसी अशराफिया ने इसको विद इन कॉमा अशराफिया लिखें और इसको समझें कि उसी अशराफिया ने नैब को बत्तीसी नई लगवा दी है। अब दांत जो है उसके वो ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। अब ये मामला जो है नए ऑर्डिनेंस आएगा नहीं, इसीलिए शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, मैं उसमें हिमायत नहीं करूंगा। तो शेख रशीद साहब जहाँ से बोलते हैं वो भी आपको पता है और आपको नज़दीक पड़ते हैं वो, तो आप जानते हैं इन सबको। तो ये क्यों बोलते हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं कि जब ऑर्डिनेंस आया था अचानक नैब को बिल्कुल ज़मीन के साथ या दीवार के साथ लगा दिया गया था, तो कुछ लोग बहुत नाराज़ थे। और उसमें खाली अशराफिया नाराज़ नहीं था, हमारे जैसा आप जैसा आम आदमी भी नाराज़ था। इसलिए कि जब ये हुकूमत आई थी तो लोगों को ये एहसास हुआ था कि अब एहतसाब होगा, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी नहीं हुआ। तो ये डंडा वहां से आया कि जनाब एहतसाब क्यों नहीं हुआ। अब उन्होंने ये कहा कि 5 करोड़ से ऊपर यानी 50। सर वो ऑर्डिनेंस की वजह से हुआ ना सर, वो ऑर्डिनेंस तो खत्म हो गया। अब तो देखें ना, अब तो नई बत्तीसी लग गई ना, नए दांत लग गए। अब वो ऑर्डिनेंस खत्म हो गया। अब आप ये ना बात करें कि नवाज शरीफ की और पीपल्स पार्टी के मालूम जब तक चलें और फिर मामलात करें, फिर आगे बात करें कि अब अगर ये मामलात जो है, अगर गंदम के साथ गेहूं के साथ जो है घुन भी पिसता हुआ नजर आएगा, तो वही बात होगी जिस तरह अलीम खान को पकड़ा गया। मेरा ख्याल है एक बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए नकवी साहब, एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि चाहे अशराफिया है, चाहे रिजल्ट देना पड़ेगा आपको। आप एहतसाब के नाम पे आए थे, रिजल्ट देना पड़ेगा। फिर सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बार बार कह दिया कि नैब का दायरा पगड़ियां उछालता है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात भी उन्होंने भी की। उन्होंने कहा कोई केस मंतकी अंजाम तक आप पहुंचाते नहीं है, आप लंबा खींचते हैं केसेस को। मैं अर्ज करता हूं ना, मैं अर्ज करता हूं, मैंने एक जुमला कह दूं देखिए, अब हुआ ये कि ये परसेप्शन इतना खराब हो गया नैब के बारे में, नैब की रेपुटेशन माजत के साथ जिस तरीके से शुरू में मामला आए थे, आप भी मैं भी, हर पाकिस्तानी चाहता था कि यार ये लूट मार का सिलसिला जिन्होंने किया है, आप है, मैं है, ए है, बी है, सबके खिलाफ बंदा जो है ना वो पढ़ना चाहिए। लेकिन हमने वही देखा है जो मुशर्रफ से लेके फिर आपने देखा जो नवाज शरीफ साहब के जमाने में हुआ, उसके बाद वही अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को हंट करना, वो हम देख रहे हैं। इस वक्त जो परसेप्शन बनना है वो यही बनना है कि जी जिस तरीके से अब देखें तबातर के साथ आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अजमा बुखारी ने और बाकी लोगों ने भी की है कि देखें जी ये तो नेक्सस है, एक लिस्ट बना के दे दी गई है पीएम हाउस से नैब को, और वो नैब वही कर रहा है जो उसको कहा जाता है। नैब भले कहे या मैं और आप या जो मर्जी कहे कि जी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो किसी से हदायत ही, लेकिन माजत के साथ परसेप्शन ये बन गया है कि ये गवर्नमेंट जो कह रही है वो ये कर रहा है। रिजल्टेंटली जो अशराफिया है, जो जानते नहीं है कि जो लेके आए, जो अगर ये बात मान ली जाए, जो ओपोजिशन वाले कहते हैं लड़की की जो लेके भी आए, उन्हें भी परेशानी शुरू हो गया कि राइट सर नकवी साहब कंप्लीट कर लें, मैं फिर अच्छा मेरी बात कहना चाहता हूँ। जी मेरी बात मुकम्मल हो जाए, नकवी साहब कर लें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। बात ये है कि मैं कह रहा हूँ, मुसलसल कह रहा हूँ कि एक रिज्यूम मौजूद है जिसको आप आले शरीफ के रिज्यूम कहें, उनका एक इक़्तिदार मौजूद है। वो 3 दफ़ा बरसर इक़्तिदार आए हैं, 10 साल मुसलसल यहाँ रहे हैं, उसके अलावा भी 35 सालों में वो किसी ना किसी तरह इक़्तिदार में मौजूद रहे हैं। जब मुल्क से बाहर थे, जब भी उनका तूती बोलता तो उनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया। तो मामलात ये है कि आप ये देखें, जब नैब को या कौमी अदारों को, कोई भी कौमी अदारा, जब आप उसको दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे, जब उसके खिलाफ अदालत भी बोल रही होगी, लोग भी बोल रहे होंगे, हस्ब इख्तलाफ भी बोल रहा होगा और हुकूमत खुद भी शक कर रही होगी, तो फिर मामला तो इस तरह हो जाते हैं। मसला ये है कि उस रिज्यूम के लोग मौजूद हैं कि आप ये सोचें कि मरियम नवाज के पास से मोबाइल बरामद हुआ,
चौधरी असगर को सस्पेंड किया गया, बाद में मोबाइल भी दिया गया, चौधरी असगर साहब वापस भी आए। तो ये क्या मामलात हैं? मामलात इस पर लोग चौंकते हैं कि ये क्या हुआ है। असल चीज़ लोगों को चाहिए था एहतसाब, असल चाहिए था लोगों को कौमी ख़जाने में पैसा, कि पता लगे लुटेरों से क्या लिया। एक पैसा, एक केस ऐसा सामने नहीं हुआ। और जब ख़ास तौर पर किसी ख़ास ग्रुप के ख़िलाफ़ आप कार्रवाइयाँ करेंगे तो फिर इल्ज़ामात भी लगेंगे और आप पर बदएतमादी की फ़िज़ा भी होगी। अब ऑर्डिनेंस जब आया था तो उस वक्त भी यही हुआ कि ये मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिल के ये आया और सबको रियायत दी गई। हालांकि उसमें ताजरों को भी रियायत दी गई, उसमें दूसरे लोगों को भी रियायत दी गई, लेकिन इल्ज़ाम ये लगा था। अब वो ऑर्डिनेंस का टाइम गुजर गया, आराम से नैब ने टाइम गुजार दिया। अब जो लोग फैसला कराना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि किसी तरीके से जो है वो डाकुओं से मुकाबला किया जाए, मुझे लगता है कि वह मुकाबला ईद के बाद शुरू होने वाला है। लेकिन ये वो पुलिस मुकाबला नहीं होगा जो शहबाज शरीफ साहब करते रहे पंजाब में। ये मुकाबला फिर कुछ और होगा, तो उसमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम भी आएंगे। ब्रिगेडियर साहब, मेरे नहीं ख्याल कुछ होगा। देखिए जी, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, लेकिन आप अक्सर मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, आप तो बिल्कुल मायूस नजर आ रहे हैं, जबकि नकवी साहब का कहना यह है कि अब दांत मजबूत हो गए हैं ना आपके। ऑर्डिनेंस कब तक नया नहीं आता? जी एहतसाम साहब तो कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। जो नेशनल रिलीफ ऑर्डिनेंस था नवंबर दिसंबर का पिछले साल का, वो तो लैप्स कर गया और अभी ओरिजिनल कानून होल्ड करता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर नैब जो है ईद के बाद अगर उसमें तेजी आएगी उनकी एक्टिविटीज में और कोई लोग फिर रीअरेस्ट होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ नहीं होगा। क्योंकि नजर ये आ रहा है कि ये चेयरमैन नैब साहब इनका बस हिकमत अमली ये है कि एक्टिविटीज जारी रखो, फाइल्स का पेज भरते रहो, लोगों को अरेस्ट करते रहो, कुछ नहीं होगा। होगी जनाब, नैब बड़ा काम कर रहा है। लेकिन फिर वही बात कि जब कोई केस मंतकी यहाँ तक नहीं जा रहा, कन्विक्शन नहीं हो रही, बड़े पैमाने पर मेगा रिकवरी नहीं होनी, तो फिर क्या फायदा। और अगर इन्होंने ऑपोजिशन के साथ मिलकर ये नैब के कानून को, ये पोलिटिकल कॉम्प्रोमाइज किया पीटीआई की गवर्नमेंट ने, और अगर उन्होंने नैब के कानून को कमजोर कर दिया, नैब को कमजोर किया, चेयरमैन नैब की पावर्स ले ली, इससे बेहतर है कि आप नैब को बंद कर दें। ठीक है ना जी? फिलहाल तो ये नहीं होगा ना, तरमीम नहीं आएगी। एहतसाब जो है ये हमें कबूल नहीं है पाकिस्तान में। शहजाद साहब वैसे तो बड़ी प्रेस नहीं, तो फिर मीडिया में आप अपने आप को जिंदा रख रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल वैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को जिंदा रखती हैं। मैं आपको पॉइंट लेके आपकी तरफ आता हूं ब्रिगेडियर साहब जी। देखिए उसामा, अब दायरेदारी की बात मैं आपको बताऊं क्या है इस वक्त। अब ये जिस तरह आप भी चाह रहे, मैं भी चाह रहा, और गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी बार बार कहती है कि ये क्रॉस बोर्ड एहतसाब हो, अकाउंटेबिलिटी, हमें भी कोई इतराज नहीं। अब हुआ क्या है, आपने देखा कि जब 2, 4, 6 महीने के लिए नैब जिस तरीके से बड़े वाइब्रेंट तरीके से सामने आया, थोड़े दिनों के बाद मामला आहिस्ता आहिस्ता वापिस होना शुरू हो गए। अब यहाँ से आप देख लेना जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब यहाँ से गए हैं, किसने हाथ तोड़ा रखा, अब सबको पता चल रहा है। किसने शहबाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकातें की थी, अब मेरा ख्याल है ये कुछ सीक्रेट बात नहीं रहेगी। देखिए जब आप ये तय कर लेते हैं कि जी ठीक है आपके पाँव में तो गिर गया, माफी तलाफी करवा दी गई, अब सब लोग जानते हैं कि चीफ के सुसर जो मेजर जनरल है किस तरह उन्होंने इनकी वालदा से मुलाकात की थी, और वो जाके वालदा उनके पास पहुंची थी नवाज शरीफ साहब की, और उन्होंने कहा कि जी पहले जब मुशर्रफ के जमाने में नवाज शरीफ को सजा हुई तो मेरे वालिद साहब थे बड़े अब्बाजी नवाज अपना बरदरान के नवाज शरीफ के भाइयों के, उन्होंने गारंटी की थी। अब मैं गारंटी करती हूँ कि जनाब को सेफ एंड साउंड भेज दिया जाए, कुछ भी नहीं होगा। देखिए बात यह है उसामा कि जब इस तरह की चीजें सामने आ जाती हैं कि कहीं ना कहीं से जो वो चाहते हैं कि एहतसाब हो, लेकिन वो नरम रवैया अख्तियार करते हैं, जब उनके पाँव में गिर जाते हैं मामला ठीक हो जाता है। नवाज शरीफ भी चला गया, केसेस भी आहिस्ता से चले गए। अब मरियम खामोश बैठी, आपको मुझे समझ आना चाहिए क्यों खामोश बैठी है, वो उसी दिन बोलेंगी जब उन्हें पता चल जाएगा। शहबाज शरीफ साहब के बारे में नहीं, फिर शहबाज शरीफ साहब के बारे में साहब क्यों कहते हैं कि अपना सॉफ्टवेयर चेंज जब तक नहीं करेंगे उस वक्त तक उनकी बचत नहीं है और ये लॉकडाउन उनके लिए लॉकअप साबित होगा। देखिए शहबाज शरीफ साहब का केस पता किस तरीके से है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है, वो पार्टी के सदर भी हैं। उस पार्टी को अब नवाज शरीफ साहब तो पार्लिमानी सियासत से आउट हो चुके हैं, अब तक कुछ भी नहीं रहा उनका, ठीक है ना। अब ये सब कुछ इन्हीं के ऊपर रहता है। और जो सोहेल वलायत का इंटरव्यू जो मर्जी आप कर लें, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, वो आज तक कहते हैं कि मैं कॉन्टेक्ट में हूँ एस्टैब्लिशमेंट के, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके खिलाफ ऐसा कुछ होने जा रहा है। दबाव में इसीलिए है ना वो, मेरा नहीं ख्याल जी। दबाव में बात की बात है, जब आप उनको बुलाएंगे, मतलब किसी शरीफ आदमी को जिसके ऊपर कोई केस नहीं है, उसको भी एक थाने में जब कोई बुला ले तो एक दफा वो भी भेज जाता है। तो इनके तो बड़े केसेस हैं, इसमें दो राय नहीं है। जो टीटियां जो जनाब 16 रुपया 18 रुपया शहबाज शरीफ साहब पे जिस तरह से बात की है सर शेख रशीद साहब ने, क्या इसका मतलब बनता है कि आप जनाब लॉकअप आपके लिए साबित हो जाएगा, अपना सॉफ्टवेयर चेंज करवाएं अपना
मामलात ये है कि जाहिर है कि उनके हाथ बड़े लंबे हैं और अशराफिया के हाथ लंबे ही होते हैं, और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जिस तरह खामोशी से आके बैठे हैं, उसका मतलब भी ये है कि वो बैक डिप्लोमेसी में पूरा अपना काम कर रहे हैं और वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक दफ़ा तो तमाशा लगेगा, मेरा ये दिल कहता है कि ये होगा। बाद में मसलियत पसंदी जमहूरियत में हमेशा ये होता है कि मसलियत पसंदी में आके सौदेबाजी होती है, गिव एंड टेक होता है और उसके बाद मामला सीधे हो जाते हैं। ब्रिगेडियर साहब लास्ट पॉइंट में ब्रिगेडियर साहब को लेना सर, कुछ नहीं होगा जी। मैं ये कहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब को अगर वो अरेस्ट कर लेते हैं, अभी हालांकि वो ईसीएल पे नहीं है, ईसीएल पे तो डाला जिनको किया, मेरा तो पहला बयानिया ये था कि जिनको किया उनको छोड़ दिया, जिनको करेंगे उनको भी छोड़ देंगे। मेरा तो बयानिया ये था, क्लोजिंग पे जाना मतलब लेकिन ये हमारी काम चलता रहेगा। अगर शहबाज शरीफ का वो अरेस्ट भी कर लेते हैं ईद के बाद, तो मैं आपको बता दूं उनकी हेल्थ बड़ी खराब है, ही इज नॉट वेल दीज डेज, तो फिर वही मामला होगा वो कि हॉस्पिटल में हो जाए, उसके बाद फिर कोई ना कोई बेल और मेडिकल ग्राउंड। और दूसरी चीज याद रखें, नवाज शरीफ साहब बात बैठे हैं, मैं वापस लेके आ रहा, अब ये क्यों नहीं वापस उनको लेके आ रही जो एग्रीमेंट करके गए थे, अपना एफिडेविट देके गए, तो जमानती तो आ गई आपके पास, जमानती तो आपके पास है कि ये सारा बैक चैनल चल रहा है, ये बैक चैनल में बहुत कुछ हो रहा है, हम लोगों की कहानियां सबको पता है, लगाया जा रहा है। इंतजाम साहब, जमानती तो आ गया पाकिस्तान वापस, तो जमानती को पकड़ेंगे। हाँ, तो आप क्या समझते हैं? अब देखिए क्या होता है, मजे तरीके से टाई लगा के वापस चले जाएगा। नहीं, खामोश बैठा तो खामोशी का मतलब क्या है? सड़कों पे आपको सर क्लोजिंग पे जाना है खामोश मुझे, ब्रिगेडियर साहब थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। मैं आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।